स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज हम क्या करेंगे, आज हम 12 अक्टूबर जो पीसीएस का प्रीलिम्स है उसके लिए पूरा इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। अब इन्वायरमेंट से जुड़े जो अभी क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में वो दो तरीके के आते हैं। एक आते हैं स्टैटिक वाले, स्टैटिक का मतलब जो नॉर्मल फैक्चुअल वाले कहेंगे उसे, और एक आते हैं कॉन्सेप्ट वाले। तो स्टैटिक वाले जो फैक्चुअल हैं उन क्वेश्चन की मात्रा पीसीएस में थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा रहती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कॉन्सेप्ट के रहते हैं। तो इन्वायरमेंट चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 से 12 क्वेश्चन तक आसानी से इससे मिल जाएंगे। और ज़्यादातर जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो कैसा रहता है, आसान सा रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मूलभूत सिद्धांत से, क्योंकि हम शुरुआत में कुछ टाइम क्या करेंगे, बेसिक को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फैक्चुअल पे पूरी तरह पे। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है। अब इस पर टाइम नहीं ख़राब करेंगे। इन्वायरमेंट क्या है, हमारे चारों ओर का आवरण, वही क्या होता है, पर्यावरण होता है। जिसमें कौन कौन होता है, जैविक और अजैविक घटक। जैविक मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो जाते हैं, जैविक। और अजैविक में क्या आ जाता है, जो जीवित ना हो, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, ये अजैविक वाले आ जाएंगे। अब दो शब्द हैं, इनसे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या होता है, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो लॉजी मतलब अध्ययन वाला, और एक है इकोसिस्टम क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र। अब जो पारिस्थितिकी है इसका मतलब होता है कि जीव के भौतिक पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ उसके संबंध, मतलब कोई अगर एक जीव है उसका संबंध अन्य जीवों के साथ कैसा होता है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या करते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसने दिया था, मतलब ये कहाँ से वर्ड आया था, वो आया था ओडम ने दिया था। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी ओडम ने दिया था। प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन इसमें होता है। अब बात करें पारिस्थितिकीय तंत्र, ये एक बड़ा तंत्र हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, इसमें क्या था, जीव, कुछ जीव और उनके क्या होंगे आपस में संबंध। इसमें होगा किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जो जैविक होंगे और उनका अजैविक के साथ अंतःक्रिया, जैविक के साथ अंतःक्रिया, इसको कहते हैं इको सिस्टम। तो अंतर समझ में, इसमें क्या होगा, जीव और अन्य जीवों के साथ संबंध, जबकि इसका जैविक का अजैविक के साथ संबंध है। तो इसमें ये अंतर रहेगा। इको सिस्टम जो शब्द है ये किसने दिया था, 1935 में टांसले ने दिया था। तो ये ओडम ने दिया था और ये टांसले ने दिया था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद पर्यावास क्या होता है, जिस जगह पे जीव रहता है उसका एड्रेस वही उसका पर्यावास होता है। जबकि निकेत जो होते हैं, इसे निषेध भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका, जैसे कोई व्यक्ति है वो ऑफिस में जाता है, काम करता है, वो घर में है, तो उसका जो घर है, ऑफिस है, ये क्या है, उसका कार्यात्मक भूमिका है, वो क्या रोल है उसका। तो उसका रोल इसमें केवल, इसमें न केवल यह शामिल होता है कि प्रजाति कहाँ रहती है, बल्कि वह क्या खाती है, उसका शिकार कौन है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये निकेत में शामिल होता है। और एक तरह की जीव का एक तरह से क्या है, जीव का पेशा है निकेत। जबकि पर्यावास क्या है, वो मूल निवास जहाँ पे वो रहते हैं। अब ये 2 साल पहले ये हायरार्की पूछी थी इकोलॉजिकल की, इसे क्रम से लगाना था, सबसे छोटे से सबसे ऊपर के रूप में। तो इसे अगर हम देखें, सबसे पहले जीव है, जीव का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा जीव है, वो अब कई सारे जीव मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे, ऐसे ही तो बनता है। अब सोचो एक गांव है, तो गांव में एक व्यक्ति पहले रह रहा है तो वो एक जीव हो गया। अब गांव में कई सारे लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या हो गई। अब जनसंख्या ज़्यादा मिलके क्या बनाते, कई सारे समुदाय बनाते हैं, 2 गांव है, 4 गांव है, ये सब मिलके क्या समुदाय बनाएंगे। और समुदाय आपस में फिर क्या करेंगे, एक दूसरे से संबंध रखेंगे। तो यही होगा इकोसिस्टम समुदाय के बाद। इसके बाद आता है बायोम। बायोम जैसे घास का बायोम, पर जो पर्वत का बायोम, अलग अलग बायोम होते हैं, मतलब एरिया वाइज समझ सकते हैं इसे। और इन सब को मिला के, मतलब पूरे पृथ्वी पे जो भी कुछ है वो सबको हम मिला के क्या कह देंगे, जो बायोस्फीयर हो जाएगा, सबसे बड़ी इकाई रहेगी इसमें। तो ये हमने देखा, सबसे पहले जीव, ऑर्गेनिज्म, मतलब फिर उसके बाद पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर है। इसके बाद अजैविक घटक जानते हैं। अजैविक घटक कौन से होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जीवित नहीं है, जैसे टेम्परेचर, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस हैं, हों चाहे कोई तत्व हो, वो अजैविक है। जैविक में 3 तरीके का होता है। एक उत्पादक होते हैं, जो बचपन से हम पढ़ रहे होते हैं, सेम है, तो ये चीज़ें हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। जैसे उत्पादक, उत्पादक मतलब जो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो स्वयं पोषण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल।
फिर होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब हेट्रोट्रॉप्स, ये क्या है, परपोषी होते हैं, अपना भोजन के लिए अन्न पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मानव हो गया, अन्न पर निर्भर है। इसके बाद अपघटक, डिकम्पोजर, जो हमने सबसे पहले उत्पादन किया, खाया, फिर जो बचा कचरा रह गया वो क्या होगा, उसका अपघटक होगा कि नहीं होगा, डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, गलेगा। तो इस पे होते हैं कुछ मृतोपजीवी जिन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं और कवक हो सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें वायरस भी होते हैं क्या, ऐसे ही आया था, वायरस ऑप्शन था उसमें, पर आंसर क्या था, बैक्टीरिया और कवक। वायरस नहीं होता है वो, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं करता है। अब उपभोक्ता जो हमने देखा सेकंड चार्ट, अब उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम ले रहे हैं तो छोटे से हम चलेंगे हाई लेवल तक का। सबसे पहले उपभोक्ता देखें तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे हिरण वगैरह जो सीधे घास को खाते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, इनमें मांसाहारी भी आ जाते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, सांप, ये सब क्या आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक जो होते हैं शीर्ष मांसाहारी होते हैं, सबसे टॉप लेवल के, जैसे बाज होता है, बाज सबसे टॉप लेवल का है, बाघ है, मतलब इन्हें हम अमूमन देखते हैं ना, कोई नहीं खाता है कि बाज को कौन मार के खा रहा है या बाघ को, तो ये टॉप लेवल वाले कहलाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। डिकम्पोज क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, जटिल का मतलब जिन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड को ये तोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है वो पदार्थ, तो इसे कहते हैं प्रकृति का मेहतर। तो पूछा जाए प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, तो अपघटकों को कहा जाता है। अब ऊर्जा का प्रवाह, तो ये वाला पॉइंट सबने पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो कभी बनती है ना भी कभी ख़त्म होती है, बस वो एक से दूसरे में चेंज होती रहती है। उसी से जुड़ा एक इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट चलता है एनर्जी का फ्लो। ये कहता है कि ऊर्जा वो होती है, वो एक दिशा में चलती है, मतलब ऊर्जा का दिशा कैसी होगी, ऐसी। तो ऊर्जा एक से दूसरे में चेंज होती रहती है, जैसे सूर्य का प्रकाश से उत्पादक में आए तो उत्पादक सबसे नीचे रख लो, उत्पादक मतलब घास वगैरह, तो घास रख ली। अब घास को किसी ने खाया तो घास को मान लो टिड्डे ने खाया, तो टिड्डा हो गया दूसरे नंबर पर, उसको किसी ने खाया, तो ये क्या हो जाता है, क्रम चलेगा। तो ये ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनी डायरेक्शनल। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशा में होता है एक दिशा में, तो कैसा होता है, एक दिशा में चलेगा। इसके बाद है ऊष्मा का नियम, ये होता है कि ना तो ऊर्जा खत्म होती है ना उत्पन्न होती है, केवल फॉर्म को चेंज करती है। अब इसी सब को पढ़ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडमैन, उन्होंने 10% का नियम दिया था, जो इन्वायरमेंट का सबसे फेमस नियम है। अब ये नियम क्या कहता है, अब ये नियम ये कहता है कि हर एक पोषक स्तर से, जैसे हम ऐसे सोचें घास है, घास को किसने खाया, मान लो एक हिरण ने खाया, एग्जाम्पल के लिए घास को किसने खाया, हिरण। अब घास में मान लो 100 कैलोरी थी, तो हिरण में केवल 10 पहुँचेंगी। क्यों 10 मतलब रहेगा, क्योंकि घास है, घास उगेगी, घास में कुछ होगा, मतलब घास है तो घास को भी तो एनर्जी चाहिए होगा, तो उसके बाद है, क्योंकि घास को वृद्धि के लिए, ऐसे ही हिरण है, हिरण के पास 10% है। अब मान लो ये हिरण के लिए 100% है। अब हिरण ऐसा तो है नहीं एक जगह पे ही रुका रहेगा, तो हिरण क्या होगा कि हिरण एक से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह जाएगा, तो उसका और सांस लेगा, तो ये सब में क्या होगा, हिरण की एनर्जी खत्म होगी कि नहीं, तो यही नियम है। और इसके बाद सोचो हिरण को कोई व्यक्ति खाएगा, तो हिरण की पूरी एनर्जी तो उसमें नहीं जाएगी, कितनी जाएगी, 10% की। तो यही है लिंडमैन का नियम, क्योंकि ये कहता है कि ऊर्जा जो होती है, जो घास के पास 100% ऊर्जा थी, जब वो हिरण खाएगा तो हिरण को केवल कितना मिलेगा, 10%, क्योंकि 90% जो ऊर्जा है वो हिरण खत्म कर लेगा अपनी श्वसन ऊर्जा में, अपनी गतिविधियों में, मतलब कौन सी गतिविधियाँ, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म की। तो यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला आमतौर पर 4 से 5 स्तर की ही होती है। अब सोचो एक के पास 100% था घास के पास, उसके बाद रह गया 10%, इसके बाद 1%, फिर 0.01%, ऐसे करके, तो 4 से 5 स्तर का ही होता है, क्योंकि जब एनर्जी बचेगी नहीं तो किसी को खाने से कोई फ़ायदा होगा, सोचो अगर एनर्जी ही ना मिले। तो यही चीज़ बताता है ये चार्ट। अब होती हैं दो टॉपिक आते हैं, खाद्य श्रृंखला होती है जिसे कहते हैं फूड चेन। अब चेन कैसी होती है, चेन ऐसी तो होती है एक में दूसरे में तीसरे में लगा हुआ, ये चेन हो गई। तो इसमें खाद्य श्रृंखला में कुछ ऐसा चार्ट बनेगा कि टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया, बाज ने खाया, तो ये चेन चलेगी, तो इसे कहते हैं श्रृंखला, जहाँ पर एक के पास दूसरे के पास ऑप्शन है। अब खाद्य जाल, जाल कैसा होता है, जाल ऐसा ही तो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जाल में कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, कोई किसी को भी खा सकता है, मान लो सांप है तो सांप को ज़रूरी थोड़ी ना बाजी खाएगा, कोई और जीव खा सकता है, ऐसे ही है टिड्डे को और किसी ने खा लिया मान लो, तो इसमें क्या होगा, ये जटिल होता है, और जितना ये ज़्यादा जटिल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे सोचो कि कहीं दावत में जाते हैं तो वहाँ पे 3-4 डिशेज रखी हैं, केवल 3-4 चीज़ें खाने के लिए,
अब वहाँ पे एक ही चीज़ कहीं खाने के लिए, तो एक वाले खाने के लिए ये है। तो इसमें सोचो अगर बीच वाला कहीं ख़त्म हो जाए तो दूसरे वाले के पास कुछ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो फूड चेन सिंगल चेन को दर्शाता है, ये पढ़ने के लिए होता है। जबकि जाल जो होता है इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, एक अच्छा नहीं है दूसरा है। तो ये वाली चीज़ कैसी होती है, कई श्रृंखलाएं जो होती हैं वो जुड़ती हैं तो क्या बना दिया जाता है, जाल बना दिया जाता है। तो ये हमने जो जो समझा। तो टिड्डा, मेढक, सांप और बाजे से याद कर सकते हैं। अब इसमें ये पूछा जा सकता है खाद्य जाल जितना जटिल होगा उतना ही अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होगा। स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। ऐसा सोचो कि बहुत सारे जाल है, मतलब खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि पर्यावरण अच्छा है तभी तो ज़्यादा जीव हैं कि नहीं है। तो यही होता है। और अगर कम है तो क्या हो जाएगा कि कम है तो जो खाद्य आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं होगी, तो दूसरे जीव पे कैसा होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक व्यक्ति, एक जो जीव है वो विलुप्त हो जाए तो अन्य प्रजातियों के पास दूसरा ऑप्शन है, एक सब्जी खत्म हो जाए दावत में तो दूसरी भी तो मिल सकती है। तो यही याद रखना है। अब बात करें पिरामिड का, तो पिरामिड भी दो प्रकार के याद रखने हैं मेन। एक हमने एनर्जी का पढ़ ही लिया, अब दो हमें और पढ़ने हैं। एक है संख्या का पिरामिड और दूसरा है जीव भार बायोमास का पिरामिड। अब बायोमास को ऐसा सोचो कि एक जीव है और जीव मर जाए और उसके बाद उसे सुखा लिया जाए और उसके जो जैसे दांत वगैरह हैं ये सब हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो मेन बचेगा वो क्या बचेगा, बायोमास बचेगा, जो उसका क्या हो जाएगा, अब लास्ट का बचेगा। तो ये होता है बायोमास। अब संख्या क्या होती है, किसी भी जगह कोई जीव है वो क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल होता है, एक पेड़ है, पेड़ तो एक ही है ना, उस पर रहने वाले पक्षी कई होंगे और पक्षियों के ऊपर और पेड़ पर रहने वाले कीट कई सारे होंगे। तो ऐसे ही ऐसे समझते हैं। तो संख्या का पिरामिड दो तरीके का होगा, एक सीधा होगा और एक उल्टा होगा। सीधा समझे, जैसे घास के मैदान और तालाब के मैदान के तंत्र में है, यहाँ उत्पादक ज़्यादा होंगे। जैसे घास ज़्यादा होगी कि नहीं, संख्या में अगर घास को ले लें तो ज़्यादा होगी, और घास को खाने वाले हिरण कम होंगे। तो घास का मैदान और तालाब, तालाब में भी ऐसा ही होगा कि तालाब में कई सारी घास के प्रकार होते हैं, जैसे हरे वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होते हैं। तो ये कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले नीचे उत्पादक होते हैं। जब भी हम इसे सीधा और उल्टा पढ़ते हैं तो इसे याद रखना है, ये इस हिसाब से होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, ऐसे करके। तो उत्पादक सबसे नीचे रखे जाएंगे, उत्पादक में सबसे नीचे कौन जो होंगे, प्राथमिक उत्पादक। तो ये पढ़ना है। अब शीर्ष, तो इसमें क्या होगा, शीर्ष उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है, किसमें, घास के मैदान में, क्योंकि घास में मान लो हिरण ने खाया, हिरण को किसी ने खाया, तो लास्ट में तो शेर ही बचा, तो एक ही रह जाएगा। तो शीर्ष उपभोक्ता की संख्या कम होती है। जबकि उल्टा भी बनता है ये संख्या का, ये उल्टा बनता है पेड़ का। जैसे कि अभी हमने देखा था पेड़ तो एक ही है ना, और पेड़ क्या है, पेड़ तो उत्पादक ही है। पेड़ तो एक तरीके का घास की तरह ही तो पेड़ है, प्राथमिक उत्पादक। तो एक पेड़ है, पर पेड़ पे तो कई सारे कीड़े पक्षी रह रहे हैं। तो अगर हम इस पिरामिड को ऐसा बनाएंगे तो नीचे हमें एक पेड़ रखना होगा, पर यहाँ पे हम क्या रखते हैं, संख्या जो ज़्यादा होती है तो पेड़ को हम यहाँ रखेंगे, पेड़ को नीचे, इस पे कई सारे पक्षी होंगे, पक्षी पे कई सारे कीट होंगे। पर अब हम इसे उल्टा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो प्राथमिक चीज़ होती है वो नीचे आती है, तो इसे हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये हो गया, समझा दिया। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये वैसे तो बहुत पेचीदा टाइप के होते हैं, पर हम चूंकि रिवाइज कर रहे हैं तो इसमें इतना ही से काम चल जाएगा। अब जीव भार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, बायो पिरामिड इसमें क्या होगा, इसमें भी सीधा होगा और एक उल्टा होगा। अब जैसे देखो कि अधिकांश स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जहाँ उत्पादकों का कुल शुष्क भार, जैसा भी मैंने बताया, उसे सुखा लो चीज़ों का, तब जो बचेगा लास्ट का कुल शुष्क भार उपभोक्ताओं से अधिक होता है। तो क्या होगा कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का शुष्क भार उपभोक्ताओं से कैसा होता है, अधिक। जैसे घास है किसी एरिया में तो घास की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़े एरिया में अगर घास है तो घास को अगर सुखा भी लोगे तो घास का वेट ज़्यादा रहेगा। एक हिरण है मान लो उसे खाने वाला, तो क्या होगा, शुष्क भार उपभोक्ताओं से अधिक होता है। तो ये सीधा बनेगा किसमें, स्थलीय में। इंपॉर्टेंट है, घास वाला एग्जाम्पल याद रखना। उल्टा कहाँ बनेगा, अब सोचो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, यहाँ पे क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो घास सी काई लगी होती है, फाइटोप्लैंक्टन, उनका जीवन काल बहुत कम होता है और किसी भी समय जैव भार उनका जैसे मछली जू प्लैंक्टन से कम होता है। वैसे सोचो सबसे नीचे हम क्या रखेंगे फिर से पिरामिड में, उत्पादक। उत्पादक क्या है, अगर जैसे ज़मीन पे घास होती है, समुद्र की घास को ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब प्रकाश से, संश्लेषण से बनेगा, और प्लैंक्टन मतलब पौधे। तो नीचे सबसे फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाली कुछ
मछलियाँ होंगी और उन मछलियों को खाने वाली एक बड़ी सी व्हेल मछली होगी। अब सोचो, घास को कितना भी सुखा लो फाइटोप्लैंक्टन से, क्या एक व्हेल मछली से बड़ा उसका पेट हो सकता है? नहीं। तो इसे कैसा बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो व्हेल मछली होगी या बड़ी मछली होगी, उसका वेट हमेशा प्राथमिक से ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बस दो चीज़ें समझनी है, प्राथमिक वाले को हमेशा हम नीचे रखेंगे और उपभोक्ता वाले को ऊपर रखेंगे। इसके बाद है ऊर्जा पिरामिड, हमने देख ही लिया, हमेशा सीधा होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे 100% थी, उसके बाद 10%, उसके बाद 1%, ऐसे ही 0.1% ये चलेगा। तो ऊर्जा का हमेशा सीधा बनेगा। इसके बाद दो शब्द आते हैं, एक बायो मैग्निफिकेशन और इकोलॉजी सक्सेशन। सक्सेशन को इस इमेज से समझते हैं। जैसे मान लो किसी एरिया में पे पौधा पहले लगा, तो क्या उस एरिया में सीधे पौधा ही लग जाएगा? नहीं। पहले क्या होगा कि पहले उस एरिया में कुछ ऊबड़ खाबड़ पत्थर से होंगे, उन पत्थरों पे कुछ पौधे घास उगना स्टार्ट होगी, फिर वहाँ पे थोड़े बड़े पौधे होंगे, फिर उससे बड़े पौधे होंगे, फिर तो ये क्या होता है? क्रम चलता है। और यही होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये भी आ चुका है एक बार पीसीएस में, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो खाली चट्टान पे पहले लाइकेन उगते हैं छोटे छोटे, फिर मॉस, फिर घास, फिर अंत में एक वन समुदाय उगता है। अब समझ में आया होगा, ये चलता है सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्रम चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है ये पेड़ हमेशा रहेगा। सोचो कभी इस एरिया में आग लग जाएगी तो ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा, फिर से नया चक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे ही काम करता है। दूसरा शब्द है बायो मैग्निफिकेशन। पढ़ना और समझना इसे बहुत आसान है। ऐसे सोचो कि कुछ हमने हमारा कोई खेत है मान लो, उस खेत में हमने डीडीटी का यूज़ किया, डीडीटी या कोई खाद वगैरह केमिकल यूज़ किया। अब उसी के आसपास कहीं तालाब लगा हुआ था, पानी तालाब और नदियों में गया, पानी जो है इसमें तालाब नदी में यहाँ से गया, तो इसमें क्या मात्रा गई? डीडीटी खाद और ये सब। अब सोचो वो जो खाद गई है वो समुद्र वाले तालाब या नदियों के वाले क्षेत्र में जमा होती चली जाएगी। अब उसे मान लो किसी मछली ने खाया, कोई पौधा या कुछ, तो उसमें वो खाद की मात्रा बढ़ेगी। अब उसे कोई जब बड़ी मछली खाएगी तो उसमें ज़्यादा होगी कि नहीं? तो छोटी मछली का कोई अगर है बड़ी मछली को खाएगा तो इसमें बायो मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो वही चीज़ है कि खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषक स्तर में डीडीटी या पारे या कोई भी जो अजैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण है उसकी वृद्धि होती चली जाती है और संचय बढ़ता चला जाए। दोबारा से समझा देता हूँ, इसे ऐसे समझो कि 100 मछलियाँ हैं छोटी छोटी, उन्होंने एक एक बूंद डीडीटी की खा ली, मान लो धीमे धीमे चला गया, प्लास्टिक की मात्रा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने उनके पेट में गया। अब बड़ी मछली तो 100 के 1000 मछलियों को डेली खा लेती है, तो एक बड़ी मछली आई, उन्होंने सबको खा लिया है ना। अब इससे बड़ी भी मछली हो सकती है मान लो, तो उसने इसे खा लिया और ऐसी दो मछलियों को खाया, तो किस में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक या कचरा या डीडीटी की मात्रा रहेगी? बड़ी वाली मछली में। तो यही है बायो मैग्निफिकेशन। इसके बाद बात करें हम जो भू रासायनिक चक्र की, बायोकेमिकल साइकिल की, तो गैसी चक्र होता है, एक अपसादी चक्र होता है, एक कार्बन चक्र होता है। गैसी चक्र बहुत आसान है, बस ऐसा समझो कि वायुमंडल में ऊपर जल वाष्प जाती है और जल वाष्प नीचे मतलब दोबारा से पानी बरस जाता है, तो गैस का जो क्रम चलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का जो क्रम चलता रहता है कि हल्के होने पर ऊपर नीचे और ये सब जाएगा, ये गैसी चक्र है। अवसादी चक्र क्या हो जाता है कि जो अवसादों के होते हैं, जैसे भंडारण जिनका परपटी पे होता है, अब जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, अब फॉस्फोरस तो चट्टानों में ही पाया जाता है, तो ये अवसादी चक्र कहलाता है इनका। इसे अलग से भी पढ़ते हैं, जैसे फॉस्फोरस चक्र को, सल्फर चक्र को। फिर कार्बनिक चक्र आता है। कार्बनिक क्या? ये हमेशा, जैसे अब हम इथिकल अगर सोचें तो ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति है वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है और वो लास्ट में मिट्टी में ही मिल जाता है। ये फिलोसॉफिकल अगर इसे कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे कि जिसने जन्म लिया वो मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। अब इसे अगर साइंस के हिसाब से कहें तो व्यक्ति कहाँ है? कार्बन है, और वो व्यक्ति लास्ट में कार्बन में ही मिल जाएगा क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा लास्ट में जाके। यही है कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र में क्या होगा? एक पौधा पहले होगा और वो पौधा उगा और फिर लास्ट में वो पौधे का डिकम्पोज हो जाएगा। तो यही है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे में क्या होता है? CO2 को ग्रहण कर लेता है। अब पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि प्रदूषण को कम करते हैं, कम नहीं करते, वो अपने पास प्रदूषण को सोख लेते हैं CO2 को, तो उनके शरीर में एक तरीके से समझो CO2 विद्यमान रहता है, तो ग्रहण करते हैं। और यही खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जानवरों में चला जाएगा। अब सोचो पत्ते में कुछ था कार्बन, अब वो
पत्ता किसने खाया, बकरी ने खाया, उसमें चला गया। तो ऐसे ही चलता रहता है। श्वसन, अपघटन और जीवाश्म ईंधन, कोयला पेट्रोल लास्ट में बन जाता है उनका, और यही वायुमंडल में, जैसे वो हिरण ने खाया, हिरण की डेथ हो गई और वो क्या हो जाएगा, फिर से वायुमंडल में चला ही जाएगा। मतलब जैसे उसमें जो कार्बन था वो मिट्टी में मिल जाएगा, गैस है वो वायुमंडल में। तो यही है कार्बन चक्र। कार्बन सिंक क्या होता है, महासागर है। महासागर में बहुत सारे, अभी देखा हमने फाइटोप्लैंक्टन और ये शैवाल, ब्रूगीन, एल्गी होता है। तो ये अब पौधा क्या करता है, कार्बन को सिंक करता है। सोचो समुद्र में तो हजारों पौधे हैं, बस वो छोटे ही तो हैं, हजारों नहीं करोड़ों पौधे कह सकते हैं, अरबों कह सकते हैं। तो वो तो छोटे हैं पर हैं तो काम तो वही करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। तो वो कार्बन का सबसे बड़ा जो सिंक है वो कहाँ है, महासागरों में, जो वायुमंडल की बड़ी मात्रा को अवशोषित करता है। वायुमंडल से किसकी, CO2 की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। क्योंकि सोचो एक पौधा जितना करेगा, वायुमंडल पूरे पृथ्वी पे तो समुद्र है, 70% से ज़्यादा। तो अब सोचो समुद्र में पूरा जल है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा अवशोषित होगी ना स्थल से। तो यही चीज़ है कार्बन सिंक। अब नाइट्रोजन देखें तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 78% है। और जो पौधे सीधे नहीं ले पाते हैं, तभी तो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज होता है, नाइट्राइट में चेंज होता है, अमोनिया के रूप में फिक्सेशन होकर पौधे लेते हैं। तो नाइट्रोजन को सीधे पौधे नहीं ले पाते हैं, पर है कितना, 78%। फिर होता क्या है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन गैस में चेंज होता है नाइट्राइट नाइट्रेट के रूप में, लास्ट में अमोनिया में, जिसे कहते हैं NH3 में। यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो ऐसे पौधे होते हैं, कोई पौधा मान लो मटर का पौधा या कोई, इसमें जड़ें होती हैं, जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में एक जीव होता है जो सहजीवी होता है। सहजीवी मतलब नाम से ही लग रहा है सहजीवी साथ साथ रह रहे हैं। तो एक राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है कि यही नाइट्रोजन को स्थलीकरण करता है, मतलब पौधों को चेंज करके देता है वो। तो दलहनी पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया। याद रखना है, इसका नाम आ चुका है कई बार। एजेटोबैक्टर जैसे स्वतंत्र जीव बैक्टीरिया, अब ये किसके द्वारा है, तो एजोटोबैक्टर जैसे स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। एक तो राइजोबियम में जो दलहनी पौधों में होता है, एक एजेटोबैक्टर के द्वारा की जाती है। साथ ही नाइट्रोजन स्थलीकरण बिजली चमकने से भी होती है, क्योंकि गैसें हैं, देखो गैसों का रिएक्शन हो सकता है ना बिजली कड़कने से, तो क्योंकि वहाँ पे एकदम से करंट फ्लो होगा, तो इससे भी होता है। तीसरा नाइट्रिफिकेशन पॉइंट, इसमें क्या है, अमोनिया को नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाता है, में ऑक्सीकृत किया जाता है। ये नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। नाम ही है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, मतलब अमोनिया हो गया फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित करते हैं। अगर लास्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो अमोनिया है, नाइट्राइट है कि नाइट्रेट है, तो पौधे जो अवशोषित करते हैं नाइट्रोजन को वो किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में किया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, सोचो पौधे के पास अगर नाइट्रोजन है, पौधों का किसी दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, तो वायुमंडल में फिर से गैस चली जाएगी, यही क्रिया चलती रहती। नाइट्रेट है वो वापस नाइट्रोजन में चला जाएगा, और यह किसके द्वारा होगा, स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि पौधे अगर नष्ट हो जाएंगे तो उन्हें कोई गलाएगा तो ये करेगा, तो स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया के द्वारा विनाइट्रीकरण होता है। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद बात करें फॉस्फोरस चक्र की। अब फॉस्फोरस चक्र क्या होता है, फॉस्फोरस पढ़ा होगा ना, जैसे NPK डालते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह। तो फॉस्फोरस हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा पता होगा तो फॉस्फोरस डायरेक्ट वायु में तो होता नहीं, जहाँ चट्टानी संरचना होती है उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, पानी होता है, तो अपक्षय अपर्दन से क्या होता है, क्या है कि फॉस्फोरस जल चक्र में मिलता है और फिर वही पौधों में जाता है। तो एक अवसादी चक्र है जिसमें कई वायुमंडलीय, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये वायुमंडलीय चरण से जुड़ा होता है क्या फॉस्फोरस, तो नहीं, फॉस्फोरस डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होता है। प्रक्रिया देखें तो फॉस्फोरस का जो बता दिया कि चट्टानों पे अपक्षय होगा, मतलब जो फॉस्फोरस है वो चट्टानों में समझ लो पाया जाता है। अब चट्टानों का जब अपक्षय पर्दन होगा वो किससे होगा, अधिकतर पानी वायु इनसे होगा, तो वो पानी में मिट्टी में घुल जाता है और यही पौधों में मिलता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, फिर वो चट्टानी पौधों में जाएगा, पौधों से हमारे शरीर में है जीव, और जीव मर जाएंगे, उसके बाद फिर मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो चक्र चल रहा। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब चक्र हैं। ये मानवीय
प्रभाव। अब मानवीय गतिविधियाँ जैसे फॉस्फोरस युक्त हम क्या करते हैं, उर्वरक यूज़ कर लेते हैं, इससे यूट्रोफिकेशन बढ़ता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या, जैसे सोचो एक होता है अच्छा भोजन, अच्छा भोजन पोषण देता है, पोषण से हेल्थ अच्छी हो जाती है। एक सोचो एक व्यक्ति है वो अच्छे पोषण के साथ डेली एक बर्गर भी खा रहा है, तो ये सुपोषण हो जाएगा, मतलब उसे यूट्रोफिकेशन है, ज़्यादा कैलोरी ले रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी हेल्थ ख़राब होगी कि नहीं, तो यही है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या हो जाएगा कि कोई तालाब वगैरह में देखा है ना आजकल काई ज़्यादा जमती है। काई ज़्यादा क्यों जमती है, क्योंकि हम केमिकल खेत में डालते हैं, वो नाली और पानी के जरिए किसी एरिया में इकट्ठा होता चला जाता है। अब सोचो वहाँ के कुछ पौधे हैं, उन्हें तो एकदम भोजन ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा वृद्धि करेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा भोजन, ज़्यादा वृद्धि करेंगे, तो होता क्या है, जल में पूरे में काई जमा हो जाती है। अब ये काई वैसे तो बढ़िया लगता है हरा हरा सा, पर सोचो नीचे पौधे, मछलियाँ हैं, जीव हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी लेयर ऊपर जमा हो जाती है। तो इस वजह से उस एरिया को हम कह सकते हैं डेड जोन के रूप में लास्ट में विकसित हो जाता है। मछलियाँ मर जाएंगी, जैव विविधता का नाश हो जाएगा। अगला टॉपिक ये है हमारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी है हॉट स्पॉट, और इनसे जुड़े हम चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें। तो बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। एक आनुवांशिक डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं जेनेटिक। सोचो जेनेटिक में मतलब क्या होता है, जैसे हम आम पढ़ते हैं तो आम कई सारे होते हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते में बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो ये आनुवांशिक है, मतलब डीएनए के अनुसार इनमें चेंज होता है। तो कुछ नहीं, एक प्रजाति होगी और एक प्रजाति में कितनी ज़्यादा विविधताएँ होंगी, वही होगा आनुवांशिक विविधता। इसके बाद है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का मतलब एक जंगल है, एक एरिया, उसमें बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, तो जैसे कई एरिया में हिरण रह रहे हैं, कुत्ते रह रहे हैं, बिल्लियां रह रही, ये प्रजातियों की विविधता है। तो एक क्षेत्र में अन्य प्रजातियां रह रही हैं। उसके बाद अब ये प्रजातियां क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, जैसे वर्षा वन में रेगिस्तान की तुलना में अधिक प्रजातियां पाई जाएंगी। फिर आता है पारिस्थितिकी विविधता। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो एक तरीके से, तो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी। इसमें वन, घास, आर्द्र भूमि, प्रवाल वित्ती, इन सब की विविधता पाई जाती है। अब देखो एक एरिया है जिसमें केवल वन ही ज़्यादा है, दूसरा एरिया है घास ज़्यादा है, घास ज़्यादा है, मतलब वन का मतलब यहाँ पेड़ पौधे होंगे, दूसरे में घास ज़्यादा है, तीसरा आर्द्र भूमि वाला है, तो इन सब की विविधता ही होती है इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। अब भारत में जैव विविधता क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में जैव विविधता से संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है। भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से है। कितना, 17 मेगा डाइवर्स, जिनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इमेज से ही समझ सकते हो कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधता, हर एक एरिया में कुछ ना कुछ जीव अलग तरीके का पाया ही जाता है। यहाँ दुनिया की 7 से 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में क्या है, भारत एक मेगा डाइवर्स है, और यहाँ पे 7 से 8 प्रजातियाँ परसेंट पाई जाती हैं। मतलब पूरे दुनिया में अगर सोचो 100 तरीके के जीव पाए जाते हैं, तो 8 तरीके के उनमें से भारत में भी पाए जाते हैं। अब क्षेत्र की बात करें, भारत विश्व के भूमि क्षेत्र का, ज्योग्राफी का बेसिक ये है कि 2.4% है हमारा क्षेत्रफल, और जैव विविधता हमारे यहाँ 8% है। तो जैव विविधता 8% है, और जो हिस्सा है वो 2 से 2.4% के आसपास अपने एरिया में। इसके बाद भारत में हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं। दुनिया भर में कई हॉटस्पॉट के क्षेत्र होते हैं, भारत में सोचो कौन कौन से हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन है, अगर इन्वायरमेंट में एक फेमस क्वेश्चन निकालना हो तो यही होता है कि हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र। अब देखो एक हॉटस्पॉट का ये क्षेत्र है ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। एक ये वाला एरिया, एक म्यांमार और एक सुंडालैंड वाला एरिया आ जाएगा, जिसमें इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो भारत में 4 प्रकार के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। अवधारणा किसने दी थी हॉटस्पॉट की, एक तो हॉटस्पॉट मोबाइल में हम चलाते हैं, एक होता है होप स्पॉट। जो हॉटस्पॉट पढ़ रहे हैं सेम उसमें समुद्र जोड़ देना, मतलब समुद्र में जब वही चीज़ पढ़ रहे होंगे तो उसे होप स्पॉट कह देते हैं। अब हॉट स्पॉट क्या है, तो हॉट स्पॉट की एक अवधारणा थी, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। इनका नाम था नॉर्मन मायर्स। कब दिया, 1988 में। डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा दी। अब इन्होंने, इनके अनुसार क्या हॉटस्पॉट के मानक है, तो मेन है कि जिस एरिया में हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा वहाँ 15 प्रकार की जो एंडेमिक, मतलब उसी एरिया की विविध प्रजातियाँ होनी चाहिए। किसकी, पौधों की, मतलब 1500 प्रकार के कम से कम पौधे होने चाहिए, और वो कहीं और ना पाए जाते हों। इम्पोर्टेंट है, और नहीं पाए जाते हों दुनिया में, इस एरिया के विविधता वाले हों। फिर क्या है, कम से कम 70% वहाँ का आवास नष्ट हो चुका है, मतलब वो एरिया खतरे में है, तभी तो हॉटस्पॉट में हम उन्हें संरक्षण देंगे। तो ऐसा भारत में 4 जगह है, 1, 2, 3 और 4 वाला एरिया।
अब भारत में 4 तो हिमालय क्षेत्र देख लिया इसमें, तो संपूर्ण भारतीय हिमालय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रजाति विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट के साथ श्रीलंका भी ऐड होता है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद इंडो बर्मा वाला एरिया आ जाएगा, जो वनों के लिए जाना जाता है। और इस लास्ट में है सुंडालैंड का, जो हमने मैपिंग की एक क्लास की थी उसमें सुंडालैंड को डिस्कस भी किया था कि इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर भी आ जाता है। पहले हिमयुग चलता ना, तो सुंडालैंड पूरा एक स्थली हुआ करता था, जो अंडमान से लेके ये पूरा एरिया हुआ करता। फिर धीमे धीमे जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो ये अलग अलग हो गए एरिया। तो भारत में निकोबार जो एरिया है वो भी सुंडालैंड का एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ औरंगुटन और दुनिया के सबसे बड़े फूल रेफ्लेशिया के लिए ये एरिया जाना जाता है, सुंडालैंड। औरंगुटन जो बंदर की एक प्रजाति समझ सकते हैं इसे, और जो एक फूल है रेफिलेशिया, तो ये पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह में, ये आता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल तो रेफ्लेशिया ये भी पाया जाता है। इसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण। दो प्रकार से होता है। आप सोचो संरक्षण किसी को करना हो तो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है कि उस एरिया में अगर उसे संरक्षण देना तो उसके घर में ही संरक्षण कर दो। जैसे कोई व्यक्ति बिगड़ गया हो, मतलब जेल में भेजना हो या कुछ करना हो, तो उसे हो सकता है घर में ही नज़रबंद कर दो। एक कॉन्सेप्ट चलता है ना नज़रबंद का, कि घर में ही उसे चार दीवारी से बाहर ना निकलने दो, ये होता है। दूसरा हो सकता है कि उसे कहीं ले जाके जेल में डाल दिया जाए। तो इसे ही अगर हम समझें जैव विविधता की दृष्टि से, तो एक होता है स्वस्थानीय, इसे कहते हैं स्वस्थानीय इन सीटू। इन सीटू मतलब जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहीं नेशनल पार्क में उन्हें संरक्षण दे दिया जाए। ये कह दिया जाए कि ये कोर एरिया है, बफर एरिया, यहाँ कोई जाएगा नहीं और जानवरों को संरक्षण दिया जाएगा। एक होता है बाह्य स्थान है, उन्हें कहीं लैब में जाके रख दिया जाए, मतलब जू बना देते हैं ना जो, तो जू वगैरह में रख दिया जाए ताकि उनका प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण हो सके। हो सकता है ना उनके आवास को, अब उनके आवास में उनका संरक्षण ना किया जा सके। अब सोचो किसी एरिया में 5 पक्षी रह गए हैं केवल, सभी पक्षी मर चुके हैं। अब हो सकता है हम उसी एरिया में उन्हें संरक्षण करें, पर सोचो 5 पक्षी हैं केवल, चांस ज़्यादा है ना वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि बाकी के ख़त्म हो गए। तो हम उन्हें अगर हम कहीं लाएँ पिंजरे में, कहीं जू वगैरह में रखें, तो हम उन्हें सही से उनका इलाज और ये सारी चीज़ें करके और उनकी संख्या को वृद्धि कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अब ये पूछा जाता है कई बार कि इन सीटू में क्या आता है, एक्स सीटू में क्या आता है। तो इन सीटू में आता है नेशनल पार्क। अब सोचो नेशनल पार्क है पूरा, क्या नेशनल पार्क को पूरे को उठा सकते हैं हम दूसरे? नहीं, ये तो कई 100 किलोमीटर तक में होते हैं। तो नेशनल पार्क जो होता है वो सबसे उच्च स्तर का संरक्षण इसी एरिया में दिया जाता है। ऐसे समझो नेशनल पार्क वाला एरिया कोर वाला एरिया है और यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है। दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी जो पढ़ते हैं ना, नेशनल पार्क होता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। इनमें अंतर यही है कि यहाँ कुछ मानवीय गतिविधियाँ की अनुमति होती है, जैसे लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, चराई वगैरह कर सकते हैं, पर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचे। अब ऐसा नहीं है लकड़ी इकट्ठा करना हम लोग जा सकते हैं, नहीं, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो वहीं से हज़ारों लाखों सालों से रह रहे हैं, तो उनके लिए है अनुमति। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में अंतर समझ में आया होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे एरिया को कर देते हैं, पर बायोस्फीयर रिजर्व में हम एरिया को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सेम वही चीज़ है, बस पढ़ने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में एक सबसे मेन जो एरिया हो जाएगा उसे कहेंगे कोर, फिर ऊपर का एरिया बफर एरिया है, संक्रमण क्षेत्र इसे कहते हैं, और तीसरा वाला ट्रांजिशन एरिया हो जाएगा। तो कोर, बफर और ट्रांजिशन एरिया, मतलब 3 एरिया में एक जानवर को संरक्षण किया जाएगा। एक का मतलब जंगल को है। अब इस वाले एरिया में किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी, यहाँ थोड़ा बहुत जा सकते हैं और इस एरिया में कोई भी जा सकता है। अब चौथा प्रकार होता है पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रुप्स। अब ऐसा सोचो जनजातियाँ होती हैं, वो जनजातियाँ जंगल में रहती हैं, जंगल में वो पूजा भी करते हैं पेड़ पौधों को, तो उनके जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उनके जो वन होते हैं उन्हें हम संरक्षण दे देते हैं। तो इन्हें ही कहा जाता है पवित्र उपवन। समझ में आया होगा। ये सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त वन होते हैं जो किसी से संबंधित होते हैं, मतलब जनजाति हो सकती है। अब दूसरा टर्म आता है एक्स सीटू, मतलब किसी को उठाया यहाँ से और जेल में डाल दिया, हालांकि वो अच्छे के लिए यहाँ पे जीव जंतु को। तो इनमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले बॉटेनिकल गार्डन। अब सोचो गार्डन वाला बॉटेनिकल गार्डन, नोएडा वगैरह में हम देखते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन एक एरिया है, तो ये कहीं बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि
बॉटेनिकल गार्डन में हम पौधों का संरक्षण करते हैं। दूसरा है चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर तो नाम से ही है, हालांकि इसमें केवल चिड़िया नहीं पाई जाती हैं, पर नाम क्या रख दिया है, चिड़िया का घर ही है। और इसमें कई सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जंतुओं का संरक्षण होता है, बंदी करके उन्हें प्रजनन कराया जाता है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। और चिड़ियाघर जैसे दिल्ली वगैरह में देखने भी जाते हैं, वो पिंजरे में रहते हैं या पिंजरे में डायरेक्टली ना हो, एक बड़े एरिया में उन्हें संरक्षण कर दिया जाता है। ये बनाए जाते हैं अलग से, जो जू होते हैं चिड़ियाघर। इसके बाद दो नाम है, जीन बैंक और बीज बैंक। अब जीन बैंक क्या है, कोई अब जैसे अभी एक न्यूज़ चल रही थी कि एक वुल्फ हुआ करता था जो आज से हज़ारों साल पहले विलुप्त हो चुका था, और उसे अब वैज्ञानिकों ने दोबारा से क्या किया है, रीजनरेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास उसका जीन हुआ करता था, डीएनए हुआ, और उन्होंने उसको रीजनरेट दोबारा से पैदा कर दिया। सोचो आगे हो सकता है, जैसे हम मूवी देखते डायनासोर वाली कि जुरासिक पार्क, उनका कॉन्सेप्ट यही तो है कि हमने उनका डीएनए यूज़ करके दोबारा से उस जीव को बना दिया। अब सोचो वो तो पुराना हो गया, जो जीव अभी हैं, ख़त्म हुए हैं या होने वाले हैं, उनका अगर हम जीन रख लें और आगे हमारी तकनीक जब थोड़ी और अच्छी हो जाएगी तो हम दोबारा से उन्हें बना सकते हैं जीवों को। तो क्योंकि ये जीन है वही तो मेन अंडे का रूप लेते हैं, तो यही होता है जीन बैंक। बीज बैंक में समझ ही सकते हैं, क्योंकि हम क्या रख लगते हैं यहाँ पे, सीड बैंक है। जैसे मान लो एकदम से आपदा आ जाए, सुना होगा नॉर्वे में एक जगह है सी वार्ड करके, वहाँ पे क्या है, बीज रखे गए हैं पूरे दुनिया के। क्यों? क्योंकि अब सोचो एक प्रलय आ जाती है और प्रलय में गेहूँ की सारी प्रजातियाँ समाप्त हो जाती हैं, तो अगला इंसान गेहूँ नहीं उगा पाएगा। तो हम क्या रखते हैं कि बीजों को संरक्षित करके रख देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, अगर कभी प्रलय भी आ जाती है, उस एरिया में कोई उस बीमारी फैल जाती है और वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो जाते, तो हमारे पास उनका डीएनए बीज रहेंगे ताकि भविष्य के लिए संग्रहित कर सकें। उसके बाद एक होता है निम्न ताप का परीक्षण, क्रायो। क्रायो का मतलब होता है माइनस में। वैसे तो क्रायो तकनीक इसरो भी यूज़ करता है इंजन में जो हम जो अंतरिक्ष में भेजते हैं, क्रायो तकनीक ही होती है। मतलब इसका है माइनस, अगर तुमसे कहा जाए माइनस में टेम्परेचर हो, थोड़ा बहुत माइनस में नहीं, 190 प्लस 150 प्लस, मतलब माइनस में, तो यही होता है क्रायो। अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत कम तापमान में, किसमें, तरल नाइट्रोजन में आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए को संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इसमें वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। तो ये हमने देखा इसमें। अगला है प्रदूषण से संबंधित हमारा टॉपिक। तो प्रदूषण में क्या होता है, प्रदूषण तो हम जानते ही हैं, वाहन के उत्सर्जन से होता है, मतलब जो वायु प्रदूषण है, उद्योग, ताप, जीवाश्म, पराली जलाने से और निर्माण से। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वैसे ही बिना पढ़े हो सकते हैं। अब प्रदूषण के जो प्रमुख प्रदूषक होते हैं उन्हें समझते हैं। तो पहला प्रदूषक है PM 2.5 और PM10। 10 और 2.5 क्या है, ये कण की मात्रा है। जैसे छोटा कण होगा तो 2.5 उसे कह देते हैं, बड़ा कण होगा धूल के कण एक तरीके से। तो छोटे कण होते हैं जो फेफड़ों तक ये जाते हैं, कणकीय पदार्थ, इन्हें कणीय पदार्थ कहते हैं, मतलब PM पर्टिकुलर मैटर। इसके बाद दूसरा प्रदूषण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर जो होता है, अब जैसे कोयला जलाया हमने, देखा है धुआं धुआं हो जाता है, तो मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम के जलने से उत्पन्न होता है। अब यही जब वायुमंडल में जाता है तो ये अम्ल वर्षा कर देता है। एसिड रेन जो आगरा की फेमस भी है, एसिड रेन मतलब ताजमहल को बताते हैं नुकसान पहुंचता है उससे, तो ये है। इसके बाद एक नाइट्रोजन की ऑक्साइड, उच्च तापमान पर दहन से उत्पन्न होने वाले वाहनों के इंजन में, जैसे तापमान में हमने उच्च तापमान पे पेट्रोल डीजल जब हम गलाते हैं, ये सब करते हैं, मतलब जलता है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। यह भी अम्ल वर्षा में जाएंगे और स्मॉग दोनों का कारण बनता है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट या PYQ देखे होंगे तो ये देखा होगा, कई बार आ चुका है। NOx और SO2 ये दो कारक हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखना है। पर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो स्मॉग मतलब धुआं के लिए भी कारक उत्पन्न करते हैं। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका नाम है CO। ईंधन का अपूर्ण दहन। अब जैसे देखा होगा ना, कुछ बाइकें होती हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं, उनमें से लगातार पीछे से धुआं निकल रहा होता है ज़्यादा मात्रा में। कई बार होता है उनमें दहन सही से नहीं हो पाता, मतलब जल नहीं पाता है, मतलब जितना टेम्परेचर चाहिए उस ईंधन को जलाने के लिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, तो गाड़ी क्या कर रही है, कोई ख़राबी आ गई, धुआं ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, इससे CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो इंपॉर्टेंट है, केवल इतना याद रखना, अपूर्ण दहन से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जल नहीं पा रहा। अब सोचो कोई चीज़ जल नहीं पा रही तो ज़्यादा प्रदूषण पहुंचाएगी ना। जैसे आग में हम कुछ भी हवन सामग्री में कुछ डालते हैं तो उसमें सब कुछ जल जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, राख बचती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें।
पर सोचो अगर वो जले ही ना, तो लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, मतलब कुछ भी टुकड़े के रूप में रह जाएगा उसमें, तो ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। तो यही है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, मतलब क्रिया का मतलब जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में घुलकर ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है। अब सोचो, ऑक्सीजन हमारे शरीर में एनर्जी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, तो हमारा शरीर थका हुआ महसूस करेगा कि नहीं, यही है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद ओजोन भी होता है, ओजोन O3। ज़मीनी स्तर ओजोन दो प्रकार के होते हैं, गुड ओजोन है और एक है बैड ओजोन। बैड ओजोन और गुड ओजोन में अंतर क्या है? गुड ओजोन है जो हमारी पराबैंगनी किरणें यूवी रेस से हमारी रक्षा करती हैं, यूवी रेस से, ये कहाँ है, वायुमंडल में। एक बैड ओजोन होता है जो अर्थ के आसपास होता है, ये क्या करता है, तो ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक हानिकारक प्रदूषण है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित NOx और जो बाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से प्रतिक्रिया से बनता है। मतलब जो अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, इसका जब प्रतिक्रिया होती है बाष्पशील कार्बनिक यौगिकों से, तो ओजोन का निर्माण होता है, और जो स्थलीय ओजोन है इस वजह से ये बैड ओजोन भी कहा जाता है। अब प्रदूषण के प्रभाव इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, जो दमा है, हृदय रोग, सभी बीमारियां हो ही सकती हैं प्रदूषण से। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं, मतलब ये ऐसे हैं जो पढ़ के हम समझ सकते हैं। अगला जल प्रदूषण को लेके हैं, तो जल प्रदूषण को समझ सकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज का मतलब है जो पानी निकलता है गंदा, कृषि अपशिष्ट, तेल रिसाव, इन सब से मतलब ऐसा कोई भी प्रदूषण जो सीधे जल में मिल जाता है वो क्या कहलाता है, जलीय प्रदूषण होता है। जैसे आजकल चलता है ना, जो धार्मिक उत्सव होते हैं उनसे जो मूर्तियाँ विसर्जन से भी एक मुद्दा चलता है कि जब मूर्तियाँ विसर्जित कर देते हैं उससे पानी को कुछ मात्रा में खराबी होती है, हालांकि कुछ उस पर अलग अलग विवाद है। तो ये है। अब प्रभाव की बात करें, अब जल का क्या प्रभाव होगा, सोचो, बीमारियां, टाइफाइड सबसे फेमस और सबसे आम है भारत में, तो टाइफाइड फैलता है वो गंदे पानी से ही तो फैलता है। ऐसे ही हैजा है, पीलिया है, इनमें से सबसे मेन टाइफाइड ही है। जलीय जीवन को खतरा, अब सोचो जिस एरिया में ऐसा पानी होगा, ये काला सा पानी, उस एरिया में मछलियाँ होंगी क्या, नहीं होंगी। मछलियाँ नहीं होंगी तो प्रदूषण को और कचरे को खाएगा कौन, मतलब अपशिष्ट को गलाएगा कौन, तो वो अगर जीव जंतु नहीं होंगे तो इस एरिया में कचरा वैसा का वैसा ही होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, कचरा सड़ता चला जाएगा, और एक बार क्या होगा, इतना पानी का स्तर गिर जाएगा। तभी देखते हैं आजकल जहाँ पानी भरा हुआ होता है, कचरा होता है, महक आती है, क्योंकि वो सही से डिकम्पोज नहीं हो पाता। फिर है यूट्रोफिकेशन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और भूजल का संदूषण, मतलब अब सोचो यही पानी भरा हुआ है और इसी के नीचे ज़मीन में पानी रिस रिस के जा रहा है नीचे, और इधर कहीं नल लगा है, कुछ लगा है, किसी का घर है, अब वहाँ पे पानी की मात्रा में यही केमिकल तो आ जाएंगे। तो ये वाली चीज़ भी है। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें, जहाँ से पानी निकले वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए एक प्लांट लगा दें। इसके बाद है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जैविक खेती को बढ़ावा दें, केमिकल डालें ही ना, नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम चलाए जाएं, और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण होगा। मृदा प्रदूषण, मृदा में वही जो मिट्टी में प्रदूषण फैला है, कैसे, औद्योगिक कचरे से, उर्वरक कीटनाशकों से, प्लास्टिक, ई कचरा से, ई कचरा मतलब जैसे चिप, मोबाइल, कंप्यूटर, इनसे भी होता है प्लास्टिक। अम्ल वर्षा से, अब सोचो अम्ल वर्षा होगी तो मिट्टी में ही तो पानी जाएगा जिनमें SO2 NOx है, तो ये वनों की कटाई से भी तो मृदा प्रदूषित हो जाएगी ना, सोचो। तो ये वाला सब एरिया है मृदा प्रदूषण के लिए। अब इसका प्रभाव क्या होगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, भूजल स्तर खराब हो जाएगा। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, सेम नियंत्रण, अब देखो ये प्रभाव नियंत्रण ये ऐसे होते हैं, जर्नलाइज पॉइंट होते हैं, और जर्नलाइज पॉइंट को हम प्रीलिम्स में आसानी से सही कर लेते हैं। दिक्कत आती है जहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल या ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट होता है। ध्वनि प्रदूषण, अब इसमें पूछा है ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, तो कोई बिना पढ़े ही लगा देगा यातायात, लाउड स्पीकर, पटाखों से होता है। प्रभाव भी हम समझ सकते हैं कि सुनने की क्षमता, हृदय में समस्या आएगी, तनाव आएगा, ये है। रोकने के लिए क्या है, जैसे शोर का अवरोधक, बैरियर का यूज़ करें, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएं, साइलेंस क्षेत्र बना दिए जाएं, जहाँ पे क्या होता है जैसे अस्पताल है, स्कूल है, वहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, तो ये होता है साइलेंस जोन है, कि अस्पताल है, स्कूल है, तो परेशानी ना हो दूसरों को। तो ये। अब पर्यावरण के मुद्दे देखें, सबसे पहला है अम्ल वर्षा।
अम्ल वर्षा में अभी हमने देखा SO2 और NOx, इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल वाष्प के साथ, क्योंकि इन्हें पानी के साथ ही तो क्रिया करनी होगी तभी तो वर्षा होगी, तो पानी के साथ क्रिया करके, जल में जो वाष्प है उसके साथ क्रिया करके ये बनाते हैं H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। दोनों नाम याद रखनी है। SO2 और NOx डायरेक्टली अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ये पहले क्रिया करेंगे तब जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि कुछ एसिड बनाते हैं। अब ये समझ लो एक तरीके का तेजाब है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड है क्योंकि वो नाइट्रोजन से बना वो HNO3, और यही अम्ल वर्षा करके पृथ्वी पर गिरते हैं। ताजमहल है, जीव जंतु हैं, इन सबको सोचो एसिड नहीं तेजाब गिरेगा तो सभी कुछ खराब हो जाएगा। तो यही है, जैसे ताजमहल पीला पड़ना, मिट्टी में अम्लता बढ़ना, एसिडिक होना, झीलों में जाएगा सोचो तो झीलों में भी तो मछलियाँ और जीव जंतु होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, तो कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी। उसके बाद है ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो हम नॉर्मल जानते हैं ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कौन सा है, क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा है, समताप मंडल है, और ये ओजोन लेयर यही होती है समताप मंडल में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में O3 परत सूर्य से आने वाली यूवी रेस को अवशोषित कर लेती हैं। अब डीप में पूछा जा सकता है कन्फ्यूज के लिए, यूवी 3 प्रकार की होती हैं, A, V और C, और इनमें जो यूवी कौन सी वाली अवशोषित करती हैं पराबैंगनी, तो बी किरणों को अवशोषित करता है, ये याद रखना है। इसके बाद कारण क्या होते हैं ओजोन क्षरण के, तो ओजोन को तो हमने देख लिया कहाँ पाई जाती, क्या करती है, तो यूवी बी को अवशोषित करते हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट को अवशोषित ना करे तो हमें कैंसर हो जाएगा, क्योंकि सोचो डायरेक्ट धूप आएगी अगर स्किन पर लगेगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे, मतलब धूप मतलब सूरज का प्रकाश है तो उसमें कई सारी किरणें होती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं, तो एक तरीके से छन्नी का काम करता है ओजोन। पर कारण, अब इससे क्या कारण और क्या है कि वर्तमान में हम लोग AC फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे एयरोसोल स्प्रे का यूज़ करते हैं, CFC का यूज़ कर रहे हैं, ये सब के कारण हेलोन्स जो अग्निशामक होते हैं उनका यूज़, इससे है जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रही, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें वायुमंडल में जाएंगी, वायुमंडल में वायु ऊपर की ओर ही जाती है, हम पढ़ते ही हैं, वायु क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी, और ये ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ओजोन छिद्र का निर्माण हुआ था, इसी वजह से पढ़ते हैं अंटार्कटिका पे ओजोन का पतला छिद्र बना, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है, सबसे अधिक स्पष्ट यहीं था। अब थोड़ा कंफ्यूज वाला एक चीज़ क्वेश्चन आता है, इसे बताना है आपको और खुद से तैयार करना है कि ये अंटार्कटिका पे ही क्यों ओजोन छिद्र बना है। अगर हम मैप में देखें तो ये तो 0 डिग्री है, सबसे ज़्यादा स्थलीय क्षेत्र तो ये है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1750 से, वो तो यूरोप में हुआ है, एशिया में वर्तमान में चल रहा है, जबकि साउथ वाले एरिया में कॉन्टिनेंट भी कम ही है एक तरीके से, और अंटार्कटिका तो बिल्कुल साउथ में, यहाँ पे ओजोन छिद्र क्यों बनना है, जबकि बनना तो इस एरिया में चाहिए। तो ये आपको पढ़ना है और सोचना है ये क्यों होता है, एक कारण है इसका। उसके बाद अगर हम देखें प्रभाव, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ये सब इससे ओजोन से होते हैं। समाधान क्या है इसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन के लिए कौन सा आया, मॉन्ट्रियल, इसे पढ़ो अगर तो रियल इसमें आएगा, क्यों इसमें बता रहे हैं, एक मॉन्ट्रैक्स प्रोटोकॉल है, एक उसमें ट्रैक्स आएगा, एक रियल है, तो रियल वाला याद करना है, जो ओजोन की लेयर है वो रियल में ख़राब हो रही है, तो मॉन्ट्रियल 87 में आया था, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये क्या करता है, वही ओजोन को हमें संरक्षण करना है। इसके बाद है सुपोषण, जो हम पढ़ चुके, यही सेम इमेज आ गई, हरा हरा हो जाता है, एल्गी ब्लूम इसे कहते हैं, जो शैवाल हैं वो एकदम से ज़्यादा होते हैं, मछलियाँ मर जाएंगी क्योंकि नीचे उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, क्योंकि सारा कुछ जो एनर्जी होगी वो ये शैवाल ही यूज़ कर लेंगे अपने के लिए, क्योंकि पौधे भी तो सांस लेते, मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है ना उन्हें, तो इस वजह से क्या होगा ये है। तो इसमें क्या है, जब कृषि में हम या सीबे से नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्व तो जल में जाते हैं। अब सोचो नाइट्रेट और फॉस्फेट, थोड़ा दिमाग लगाओ कि यही तो नाइट्रेट और फॉस्फेट हम खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं, तो पानी को एक तरीके से खाद मिल रही है, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट जब प्रवेश करते हैं तो शैवाल जो होते हैं, हरी घास होती है जिसे एल्गी ब्लूम कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। जब ये शैवाल मरते हैं तो अपघटन की प्रक्रिया होगी। अब सोचो शैवाल हमेशा तो नहीं होंगे, तो अपघटन की प्रक्रिया होगी, और ये अपघटन की प्रक्रिया कुछ बैक्टीरिया करेंगे। अब बैक्टीरिया के पास इतना सारा खाने के लिए तो उन्हें ऊर्जा भी चाहिए होगी ना, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, तो बैक्टीरिया पानी में घुली अधिकांश ऑक्सीजन का खुद से उपयोग कर लेंगे, क्योंकि जब बैक्टीरिया इसे सड़ा रहे होंगे, ऐसे सोचो जब हम तेज़ भागते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन, ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं, वैसे ही है जब बैक्टीरिया ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारा खाना है, पचाना है जो है,
तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। अब ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन, जीवों के लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं। तो इसे ही टर्म में नाम दिया जाता है हाइपोक्सिया। तो पूछा जा सकता है पेपर में, एक टर्म बताओ हाइपोक्सिया क्या है, फिर पूछ लेगा ये मानव को होने वाली एक बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा कुछ है। तो ये है क्या, ये मछलियाँ और अन्य जीव मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया में, जिसे डेड जोन भी कह देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपशिष्ट प्रबंधन की, तो ठोस अपशिष्ट 2016 में सरकार का नियम आया था, केवल इतना ही करना है। आजकल हम देखते हैं ना डब्बे दो प्रकार के होते हैं, तो जिसमें एक सूखा और गीला कपड़ा होता है, तो मतलब गीला कचरा होता है। तो ठोस अपशिष्ट 2016 में नियम आया था। और ई कचरा के प्रबंधन के लिए, जो ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं उनके लिए 2016 में ये दो नियम आए थे। केवल इतना पूछा जाएगा अगर यहाँ से आता है कि कब ये नियम आए थे, तो 2016 में आए थे। इसके बाद अगर हम देखें ग्रीन हाउस प्रभाव को, तो ग्रीन हाउस क्या प्रभाव अगर सबसे आसान और सबसे कम शब्दों में कहा जाए तो ये समझ लेना है कि पृथ्वी को क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो पृथ्वी को क्या आ रहा है, बुखार आ जाए, ये ग्रीन हाउस गैस, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये सोचो कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में मतलब हमें बहुत ज़्यादा होता, कहते हैं 100 से 103 हो गया बुखार, तो 1-2 में इतना अंतर आ जाता है कि इंसान का शरीर काम नहीं करता है। सोचो पृथ्वी को अगर 1% बुखार आ जाए, 1 डिग्री में बुखार आ जाए, तो पृथ्वी को भी तो समस्या हो जाएगी। तो वही है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये काम कैसे करता है, इसे आसानी से समझते हैं। सोचो एक नॉर्मल हमेशा से क्रिया काम कर रही थी कि अर्थ था, तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश आता था और ये लौट जाता था, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना प्रकाश आता था अमूमन उतना लौट जाता था। वो परसेंटेज पे हमें अभी नहीं जाना है कितना, क्या हमें समझना है कॉन्सेप्ट। मतलब दिन में प्रकाश आया, रात में लौट गया, अगले दिन फिर आया लौट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा टेम्परेचर रुक जाता, मतलब थोड़ा प्रकाश रुक जाता था, ताकि जो गर्मी सी महसूस होती है पूरी तरीके से, अगर बिल्कुल ना रुकता तो हमारा अर्थ पे रात में तो मतलब बर्फ़ जमा हो जाएगी, तो थोड़ा टेम्परेचर रह जाता है और वो नेक्स्ट दिन के लिए चला जाएगा, नेक्स्ट डे। अब क्या होगा, अब सोचो अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि गैसें बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसें। इसमें क्या हो रहा है, पृथ्वी के आसपास गैसें जमा हो रही हैं ज़्यादा है प्रदूषण की। अब वो प्रकाश आता तो है फोटोन पैकेट्स के रूप में छोटा छोटा, पर जब जाता है तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है, बड़ी लेयर के रूप में। अब क्वेश्चन ये भी आ चुका है, प्रकाश जो आता है वो किस रूप में आता है, तो फोटोन पैकेट जो छोटे छोटे रूप में आता है टुकड़ों में, तो वो आ जाता है। पर जब जाता है बड़ी तरंगों के रूप में तो बादल और इन सब में वो फंस जाता है। अब क्या हुआ, उसे लौटना चाहिए था, वो फंस गया के रह गया, तो पृथ्वी के आसपास टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, पृथ्वी गर्म होती चली जाएगी। यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हालांकि एग्रीकल्चर में तो ये यूज़ भी करते हैं, जैसे ठंडे प्रदेश में सोचो अगर एक कांच लगा दो और उस एरिया में खेती करने लगो, तो सूर्य का प्रकाश उसमें रुक के रह जाएगा, तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, पौधे बढ़ेंगे। बर्फीला एरिया है या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें गर्मी ज़्यादा चाहिए, तो फ़ायदा भी करता है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सूर्य की गर्मी को रोक कर जब गर्म कर दिया जाता है तो पृथ्वी को बुखार आ जाता है, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो मेन गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, याद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, N2O। उसके बाद है और एक जो मेन रह गया वो है जल वाष्प, क्योंकि सोचो जल वाष्प, पानी जल्दी गर्म हो जाता है, देर से ठंडा होता है, पढ़ते हैं मतलब देर से गर्म देर से ठंडा पानी होता है स्थल की अपेक्षा। तो सोचो जल वाष्प अगर गर्म हो जाएगी तो पृथ्वी को ज़्यादा देर तक गर्म रखेगा कि नहीं, तो ऐसे करके ये सब याद रखने। ग्लोबल वार्मिंग समझ ही रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। अब कितना है, पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.1 बढ़ चुका है, और जो टारगेट हमारा है अभी तो 5 मतलब 1.55 पे पहुंच चुका है। मतलब पूर्व औद्योगिक का मतलब क्या हुआ, जैसे 1750 में टेम्परेचर है, तो तब से अमूमन मानते हैं कि इससे 1.5% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, जो कि हो चुका है हालांकि। और 2% लिमिट है, 2% से ज़्यादा तो झेल ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही 2 से ऊपर जाएंगे हमारी पृथ्वी की जैव विविधता ज़्यादातर नष्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे। अब सोचो गर्म होगा तो बर्फ़ पिघल जाएगी, समुद्र का स्तर, अब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। साथ ही चरम मौसमी घटनाएं होंगी, जैसे बाढ़, सूखा, क्योंकि टेम्परेचर बदल जाएगा ना एकदम से, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और क्या हो सकता है, प्रवाल विरंजन होगा, जैसे कोरल है, कोरल ब्लीचिंग सुना होगा कि कोरल जो है वो सफ़ेद रह जाएगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, क्योंकि जो जूजेंथली हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ें बनेंगी, कृषि में चेंज हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है
अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या चल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में आयुसीएन 1948 में आयुसीएन बना था। इसमें क्या है, ये प्रकृति संरक्षण और संसाधन को संरक्षण का काम करता है, सतत उपयोग को बात कहता है। और आयुसीएन एक लिस्ट निकालता है जो हमें हमेशा यूपीएससी और पीसीएस में पढ़नी होती है, वो होती है रेड लिस्ट, मतलब कौन से जानवर खतरे में हैं। और भारत आयुसीएन का सदस्य है। तो आयुसीएन 1948 रेड लिस्ट, बस दो चीज़ें याद रखनी। रामसर कन्वेंशन सबको पता होता है, कोई नया काम नहीं है। 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए है ये। साइट्स क्या है, साइट्स 1973 में बना था। अब ये कहता है कि जो वन्यजीव और पौधे हैं, उनकी प्रजातियां हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके खतरे ना हो। मतलब क्या, सोचो अगर एक देश है, एक देश से दूसरे देश में, ए देश से बी देश में अगर किसी जानवर को भेजा जाए, कोई कानून ना हो, तो धीमे धीमे तो इंसान जानवरों को बेच बेच के जैव विविधता को नष्ट कर देगा, होगा कि नहीं। तो यही चीज़ को समाप्त करना है। साइट्स कहता है ये प्रजातियों का व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है UNFCCC, काफ़ी फेमस, 1992 में आया था। जलवायु, जो वायुमंडल है उसमें ग्रीन हाउस गैसों को, उनका जो स्तर है उससे कम रखना है और ख़तरनाक स्तर से रोकना है। तो UNFCCC 1992 किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसों के लिए। भारत इसका भी हस्ताक्षर करता है। क्योटो प्रोटोकॉल, हर साल क्योटो प्रोटोकॉल अमूमन ऐसा मान के चलो आता ही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और इसमें विकसित देश जो अपेक्स 1 कंट्रियाँ हैं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ये लक्ष्य किया गया था कि बाध्यकारी उत्सर्जन में कटौती करेंगे। कौन से कंट्री, अपेक्स कंट्री। कहा गया था कि विकसित देशों के द्वारा ही तो प्रदूषण ज़्यादा फैला है, तो विकसित देश क्या करेंगे कि अपने प्रदूषण की मात्रा को कम करेंगे। तो इसे साझा एवं विभेदकारी जिम्मेदारी कहा गया था। साझा एवं विभेदकारी, अब ये पूछा जाएगा साझा एवं विभेदकारी जिम्मेदारी। अब इसका मतलब क्या, विभेदकारी, क्योंकि विकासशील देशों को अभी कहा गया था उस टाइम कि विकासशील देशों को एकदम से नहीं कार्बन उत्सर्जन रोकना है, क्योंकि उन्होंने अपनी अभी विकास नहीं कर पाया है। तो यही है विभेदकारी जिम्मेदारी। और विकसित देश अपना विकास कर चुके हैं तो उन्हें प्रदूषण को कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। भारत एक विकासशील देश के रूप में बाध्यकारी लक्ष्य नहीं था, मतलब भारत के लिए ऐसा नहीं था एकदम से कर दो, उस टाइम की बात कर रहे हैं। फिर आया 2015 में पेरिस। अब हुआ क्या, विकासशील देश, विकसित देश ये कहते थे कि हम रुपए नहीं देंगे और ये सब, क्योंकि हम ही सब करें। तो क्या हुआ, पेरिस में ये तय किया गया कि सभी देश अपने स्तर पर एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, कि हर एक देश अपना निश्चित करेगा। यहाँ क्या था, केवल विकसित देश। अब इसमें क्या, भारत ने भी अपना बता दिया यहाँ पे, पर ये था कि अपना देश खुद बताएंगे कि वो कितना करेंगे। तो दो चीज़ें हुई यहाँ पे। पेरिस समझौते में ये कहा गया जो वैश्विक तापमान है वो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% से नीचे रखना है, 2% से नीचे रखना ही है, और इसे 1.5 तक सीमित करना है, क्योंकि अब 1.5 के आसपास चल रहा है अभी। तो 1.5 तक वैसे रोकने की बात कही है, इससे ज़्यादा ना बढ़े, पर अगर बढ़ भी जाता है तो 2 से तो बिल्कुल नीचे रखना है। हालांकि अभी तो 1.55 से ऊपर ही हो चुका है। सभी देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य करेंगे। तो हमने समझा पेरिस 2015 का। भारत ने भी इसमें अपने लक्ष्य कंट्रीब्यूट किए हैं, जो आगे इस स्लाइडों में हम पढ़ेंगे भी कि भारत ने क्या क्या लक्ष्य रखे थे। फिर आया SDG। इसी में क्या हुआ, पेरिस में एक नए समझौते आए 2015 में। SDG जिन्हें प्राप्त करना था 2030 तक। हर साल PCS में, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में, SDG का क्वेश्चन आता ही आता है। कभी वो 3-4 SDG दे देगा कि 11, 12, 13 को मैच द फॉलोइंग के लिए लगाओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो SDG 2015 में आए, कब तक प्राप्त करने, 2030 तक। हैं कितने लक्ष्य, 17 लक्ष्य हैं। कन्फ्यूज़ होगा 16 हैं कि 17 हैं, तो 17 लक्ष्य हैं, क्योंकि हम लास्ट वाले 1-2 को कम पढ़ते हैं, शुरू के ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में याद ही नहीं रहता कि 16 हैं कि 17 हैं। जिसमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, जो आगे हम स्लाइड में 17 के 17 पढ़ेंगे भी। भारत SDG को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत ने इसकी वजह से, भारत में नीति आयोग अलग से SDG के लिए काम भी कर रहा है। अब भारत की पहल की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना इम्पोर्टेंट है ये। क्यों, जलवायु परिवर्तन पर हमने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई, जैसे NAPCC कहा जाता है। मतलब क्या, 2008 में हमने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन को कम करेंगे और उसे अनुकूल करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। अब कितने प्रयास थे, इसके अंतर्गत 8 मिशन चलाए गए थे। थोड़ा सा इन्हें याद रखने की कोशिश करनी है, या इतना रखना है कि कितने लक्ष्य तो थे ही थे। तो जलवायु परिवर्तन पर 2008 में 8 मिशन हैं जो जुड़े हैं, जैसे सौर मिशन,
मिशन, जैसे जलवा, अब इनका नहीं है कि सौर मिशन में क्या है कि सौर मिशन याद कर सकते हैं, जल मिशन जो आसान आसान है, हरित भारत मिशन। उसके बाद इनमें थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे एक है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, मतलब राष्ट्रीय मिशन करना है ऊर्जा को दक्ष बढ़ाना, मतलब कम, जैसे आजकल फ़ैन फ्रिज चलते हैं ना, उनमें 5 स्टार है 4 स्टार है, जो एनर्जी को कम यूज़ करते हैं और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, वो इसी के अंतर्गत है, मिशन के अंतर्गत। तो ये चीज़ याद रखना। उसका स्वस्थ निवास पर राष्ट्रीय मिशन, इसमें क्या है, शहरों में ठोस अपशिष्ट, मतलब शहरों में पर्यावरण अच्छा रहे, जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना, कृषि के लिए मिशन आया, जल देख ही लिया हमने, हरित भारत मिशन। और लास्ट है हिमालय को पीछे थोड़ी ना छोड़ देना है, तो हिमालय ग्लेशियर, यहाँ पे भी जैव विविधता बनी रहे, तो ये याद रखना है। इसके बाद पर्यावरण के कुछ संगठन वगैरह हैं, जैसे वन्यजीव के लिए 1972 में आया था वन्य जीव अधिनियम, जो भारत का पहला अधिनियम था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। इम्पोर्टेंट है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें हमने क्या किया था कि लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं प्लस जीव, वनस्पतियां और जानवर दोनों, उन सबको संरक्षण की बात कही थी, और शिकार पर प्रतिबंध और ये सब बातें कही थी। साथ ही साथ नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी, जिन्हें हमने अभी पढ़ा भी है कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, बायोस्फीयर। पूछा जाए किसके तहत बनते हैं, तो इसी 1972 के अधिनियम के तहत बनते हैं। इसमें 6 अनुसूचियाँ बनाई गई थी। अनुसूचियाँ मतलब जानवरों को डाल दिया गया कि पहले में डालेंगे तो बिल्कुल ही छूना भी नहीं है, मार दिया तो जेल जाएंगे, फिर दूसरे वाले में थोड़ा कम, तीसरे में थोड़ा, ऐसे करके। उसके बाद है फिर, अब देखो वन्य जीव आएगा तो जानवर को पानी पीना पड़ेगा, तो जल प्रदूषण के लिए आया 1974 में अधिनियम, तो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वही जल के रोकथाम करना है। इसके बाद है इसी के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, केंद्रीय जल और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। साथ फिर आया 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे वन्य जीव था, वन और उनके जीव, फिर यहाँ पे क्या आ गया है, वन संरक्षण, केवल वन के संरक्षण की बात 1980 में आया था। इसका उद्देश्य वही है, वनों को बढ़ावा देना। फिर आया वायु, अब देखो जल आया 74 में, उसके बाद आया है वायु, क्योंकि वन लगेंगे तो वायु अच्छी हो ही जाएगी, तो वायु प्रदूषण के निवारण के लिए आया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण, अब ये मान के चलना है जो ये पेज हम पढ़ रहे हैं इसमें से क्वेश्चन रहेगा इन्वायरमेंट में, ये कंपलसरी है। अब कौन सा आता है इनमें से, ये क्रम पूछ लेता है, ऐसे पूछेगा वायु पहले आया, जल पहले आया, ये सब है। अब पर्यावरण संरक्षण कब आया, 1986 में, जो सबसे मेन है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी उसके बाद ये सोचा गया कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम हो या ऐसा अधिनियम हो जो सभी पर्यावरण को देखे, तो तभी आया 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2002 में जैव विविधता के लिए आया था, बायोडाइवर्सिटी के लिए। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। अब एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब एक तरीके से कोर्ट है जो हम पढ़ते हैं, अधिकरण कोर्ट। ये क्या है, पर्यावरण के मामलों को ट्रिब्यूनल आसानी से और जल्दी निपटाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 2010 में हुई थी। इसके बाद है कुछ वन स्थिति रिपोर्ट देखें, तो वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 वाली आई थी, तो इसमें अभी हमारा जो कि कौन निकालता है, 2 वर्ष में आती है सबसे पहले, तो 2 वर्ष में आई 23 वाली, अब आप आई 25 में। तो इसमें याद रखना है देहरादून से ये निकाली आती है रिपोर्ट, 2 वार्षिक का इंपॉर्टेंट है, हर साल नहीं आती है, 2 वर्ष है। इस बार जो 8,27,000 वर्ग किलोमीटर का वन प्लस वृक्षारोपण है, और दोनों को अगर हम भारत के क्षेत्रफल, जैसे मान लो भारत का क्षेत्रफल 100 है, 100%, उसमें से 25%, 25.17% पे क्या है अभी, वन और वृक्ष हैं। होना कितने चाहिए सरकार के हिसाब से, 33%, जो 1986 का अधिनियम। इसके बाद है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, ये शायद ज़्यादातर है, याद होगा सबको, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद है छत्तीसगढ़। तो याद करो, मध्य प्रदेश पहले पे, अरुणाचल प्रदेश इधर आ जाएगा दूसरे पे, और तीसरा छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से ही निकला है। परसेंट के अनुसार लक्षद्वीप में सबसे, अब देखो लक्षद्वीप वाले एरिया में वन ही वन है टोटल, तो लक्षद्वीप में 91% है, मिज़ोरम में 85% है, और अंडमान में निकोबार में 81% है। अब देखो लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, ये तो यूटीज़ में, वैसे भी यूटी है, मिज़ोरम यूटी नहीं है। तो राज्यों में अगर प्रतिशत पूछा है तो मिज़ोरम में, पर टोटल राज्यों में पूछा है तो लक्षद्वीप में है।
क्योंकि ये यूटी वाला आ जाएगा इसमें, मतलब यूनियन टेरिटरी। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में, मिजोरम में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। वन आवरण में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई है? मध्य प्रदेश। आप सोचो जहाँ बहुत ज़्यादा वन है तो कुछ वन काट लिए, तो उससे इस चूँकि ज़्यादा वन है तो इस वजह से कमी ज़्यादा दिखेगी ना, तो सबसे कम कमी जो आई है वो मध्य प्रदेश में आई है। मैंग्रोव की बात करें तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, इंपॉर्टेंट है इसमें। मैंग्रोव कवर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है। तो वनों में मध्य प्रदेश में कमी हुई है और मैंग्रोव में टोटल में कमी हुई है। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या है भारत की, अभी वो देखें तो भारत में 200 गीगावाट क्षमता को हमने पार कर लिया है अभी इस साल ही। तो 200 गीगावाट, वैसे जो लक्ष्य था वो अक्टूबर था 200 तक, पर हमने पहले ही प्राप्त कर लिया गीगावाट। उसके बाद 50% हम गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब कोयला पेट्रोल से नहीं, हम इन रिन्यूएबल एनर्जी से 50% लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा कहा गया है। तो 2030 तक का लक्ष्य ये भी हमने पहले ही हासिल कर लिया है। इसके बाद है कि चौथा जो पॉइंट, मतलब चौथा क्या है कि वैश्विक नवीकरणीय क्षमता में हम चौथे स्थान पर हैं और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है, ये रिपोर्ट के अनुसार है। तो कुछ पॉइंट है ये याद रखना, 200 गीगावाट हमने प्राप्त कर लिया है। और गैर जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय से नहीं है 50%, नवीकरणीय प्लस न्यूक्लियर मिला के हमने 50% अब वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और लक्ष्य कब तक के लिए था? अगर 30 तक करना था, हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। कौन सा? गैर जीवाश्म ईंधन से। इसके बाद अगर पूछा है रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की क्षमता क्या है, तो अभी हम विश्व में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में हम तीसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा तीसरा, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है, तो तीसरे स्थान पर। रामसर कितना है? ये गलत है, रामसर अब कितना हो गया? 91 है, मतलब जून तक हो गया है 91, तो इसे थोड़ा चेंज कर लेना है। अब 91 हो चुका है जून तक, अभी इतना ही है क्योंकि जून में 2 बढ़ गए थे। इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर हैं 20 और उत्तर प्रदेश में 10। ये सेम है क्योंकि जो 2 बड़े हैं वो दोनों के दोनों राजस्थान में बड़े हैं, जो हमने पीछे क्लासों में करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया है। इसके बाद है कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देखें, जैसे एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, 50 वर्ष इसके पूरे हुए थे। तो बाघों की आबादी 2022 की जनगणना के अनुसार लगभग 4000 के आसपास हो गई है। और जो बाघ ये टाइगर हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। प्लास्टिक प्रदूषण के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, ऐसा काम चल रहा है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ देखें तो उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल, चूँकि हमें पीसीएस का भी यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, तो यूपी का इन्वायरमेंट और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यूपी में केवल एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? दुधवा है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। अब लखीमपुर खीरी वाला एरिया देखें तो ये वाला एरिया है लखीमपुर खीरी का एरिया, याद रखना है ऊपर की तरफ। बाघ अभ्यारण्य तो 4 हैं, दुधवा है जो अभी ये देखा दुधवा, उसी एरिया में टाइगर को भी संरक्षण कर दिया गया, तो दुधवा है। इसी के अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर और कतरनिया घाट, इन सबको मिला के एक बना दिया गया है टाइगर रिजर्व, जिसे नाम दिया गया दुधवा टाइगर रिजर्व। तो पूछा जाए दुधवा वाले में क्या क्या आता है, तो दुधवा भी आता है, किशनपुर भी आता है और कतरनिया घाट भी आता है, जो आसपास ही है क्षेत्र। फिर दूसरा पीलीभीत, अब जहाँ अभी ये देखा लखीमपुर खीरी, पास में ही है पीलीभीत वाला एरिया, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ है, ये बिजनौर वाले एरिया में। अब इन्हें थोड़ा मैप में देखें तो जो हमने देखा लखीमपुर खीरी पीलीभीत इधर, और इसके बाद इधर इस साइड है। क्योंकि उत्तराखंड अब अलग हो चुका है, तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट हुआ करता था, उसी का नीचे का जो पार्ट जो भारत में उत्तर प्रदेश में रह गया है वही है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बाद है रानीपुर, रानीपुर चित्रकूट में है। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में नेशनल पार्क चित्रकूट, ये वाला एरिया चित्रकूट का रहेगा। तो 4 देख लिए, जो ऊपर इसी एरिया के हैं ज़्यादातर, एक है केवल यहाँ का चौथा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ क्या देखना है हमें? वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य देखना है। जैसे सबसे पहला जो हमें याद कर लेना है, 1957 में चंद्रप्रभा बना था चंदौली में, सबसे पुराना है। तो चंदौली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया है राज्य, तो ये कौन सा है जिला? चंदौली वाला एरिया। उसके बाद है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो जानते ही दिल्ली के आसपास सटा एरिया है, जो मेरठ मुजफ्फर और बिजनौर अमरोहा है। 86 में ये बना था और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। अब हस्तिनापुर है, सोचो हस्तिनापुर पहले हुआ करता था ना पांडवों के समय, जो महाभारत में बड़ा एरिया हुआ करता था, तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। महावीर स्वामी ललितपुर में है, 1977 में बना था। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में 1977 में बना था, सबसे छोटा है ये। ललितपुर कहाँ है? साउथ वाले एरिया में ये ललितपुर वाला एरिया है। उसके बाद है चंबल
चंबल वन्यजीव, चंबल नदी ही बहती है आगरा इटावा की तरफ, तो 79 में बना था। यहाँ पे क्या मेन फेमस है, घड़ियाल फेमस है, बाकी गंगा, डॉल्फिन ये सब है। कैमूर, जो है मिर्ज़ापुर की साइड, कैमूर मिर्ज़ापुर की साइड है, तो मिर्ज़ापुर ये वाले एरिया में कैमूर है। तो कैमूर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में 82 में बना था। कतरनिया घाट बहराइच वाला एरिया में आ जाएगा और इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। नवाबगंज उन्नाव वाले एरिया में आ जाएगा, 86 में बना था, वो 84 में बना था। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। नवाब जो हुआ करते थे वो नवाब पक्षी रखते थे, ऐसे याद कर लो, तो यही है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, अब इसका नाम हो गया है। लाख बहोसी कन्नौज में है। लाखों, ऐसे सोचो लाखों पक्षी हैं इसमें, तो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। पहला पूछा जाए तो नवाब है, सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो लाखों पक्षी जहाँ होंगे तो लाख बहोसी 88 में बना था कन्नौज में। पटना एटा में है, इंपॉर्टेंट है, पटना बिहार वाला नहीं है, पटना पक्षी विहार एटा में है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सूर सरोवर आगरा में है, 91 में ये बना था। कीटम झील भी कहते हैं इस वाले एरिया में। तो ये अब उत्तर प्रदेश की रामसर वाली साइड देखें तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तमिलनाडु में 20 हैं, तो उत्तर प्रदेश कौन से दूसरे नंबर पर, रामसर में। अब यही यूपी पीसीएस मेंस 2024 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें भी ये पेपर में आया था, यही बस यही पूछा था डायरेक्ट, रामसर साइट्स को बताओ उत्तर प्रदेश की। अब देखो सबसे ऊपर है ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर वाले एरिया में, नवाबगंज उन्नाव में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य है हरदोई में, तो सांडी वाला हरदोई में याद रखना। समसपुर कहाँ है, राय बरेली में, तो इम्पोर्टेंट है। जैसे राय होती है वो सबकी समान होती है क्या, ऐसे याद कर लेना समसपुर। समन पक्षी विहार, ये समान नहीं है, ये समन पक्षी विहार मैनपुरी वाला। उसके बाद है पार्वती अर्गा, ये समसपुर है, और समान ये अलग अलग, मतलब कन्फ्यूज ना हो। पार्वती अर्गा गोंडा में। सरसई नावर इटावा में, ऐसे याद करो, इटावा में सब सही है, सब सही है। सूर सरोवर, सूर तो ऐसे जो आगरा हुआ करता था मुग़ल साम्राज्य में, तो वहाँ पे तानसेन वगैरह ऐसे लोग हुआ करते थे, तो उनके सुर अच्छे थे, तो सूर सरोवर आगरा में। हैदरपुर, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फर और बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर वाला एरिया हैदरपुर वेटलैंड है, तो ये भी है। बखीरा संत कबीर नगर, तो संत कबीर के विचार हैं वो हर तरफ बिखरे रहते हैं कि नहीं है, हर तरफ फैले रहते हैं, तो बखीरा संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में अब बात करें जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, तो उत्तर प्रदेश भी अपना कार्य योजना चला ही रहा है, इनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फैक्चुअल नहीं है, ये सीधा है कि उत्तर प्रदेश ऐसा अच्छा काम कर रहा है, ये सब। अब उत्तर प्रदेश में कुछ नीति आई थी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सौर ऊर्जा नीति 2022, 22 गीगावाट सौर ऊर्जा की हम हासिल करना, तो 2022 में सौर ऊर्जा, 2022 में जैव ऊर्जा नीति, ये दोनों ऊर्जा नीति कब आई थी, इनका डेट याद रखना है। इसके बाद है नमामि गंगे चल रहा है, वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। बाकी नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं हैं। उसके बाद अब ये हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट का मतलब जो टॉपिक हैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के कवर हो चुके। अब हम दूसरे फेज़ में एंट्री करेंगे, पर ये हम अगली स्लाइड से करेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट फैक्चुअल पे आएंगे जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, तो डायरेक्ट जो फैक्चुअल वाले स्थान होंगे वो डाटा होगा, रामसर कन्वेंशन, मतलब सारी चीज़ें जो मेन फैक्ट वाले आएंगे, तो हमने कॉन्सेप्ट करके अब हम फैक्ट पे एंट्री करेंगे अगली वीडियो में। तो इतना मैंने क्या किया है, हमने इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है।